Very good morning to all of you. So today we're just going to continue 16th lecture of our chapter and that is natural resource. Okay, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का टोटल 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम लोग इसका 16th लेक्चर्स को कवर करेंगे. ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़े हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे ताकि आज की क्लास को समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. ओके, एक्सक्यूज मी. तो प्रीवियस क्लास में हमने एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था और उसका हेडिंग क्या था आपका, बायो जियो केमिकल साइकिल, जहाँ पे बायो का मतलब था लिविंग बींग्स, जियो का मतलब था अर्थ यानी सॉइल, लैंड, वाटर और केमिकल हमारे बायोस्फीयर में क्या होते हैं तो मिनरल और न्यूट्रिशन. ओके, और साइकिल हम किसे बोलते हैं तो कोई भी प्रोसेस अगर एक रोटेशन में हो रहा है जहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट है वहीं पे उसका फाइनल भी पॉइंट होता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं साइकिल, जिसको आप सिंपली बोल सकते हैं जो आपका स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट होता है वही आपका एंड प्रोडक्ट होता है. इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं. ओके, तो हमने अच्छे से बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था. ओके, इसका सिंपल सा मीनिंग होता मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग यही था कि इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है वो अपने एबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग के साथ इंट्रैक्शन कर रहा था और मैटर का ट्रांसफ़र करवा रहा था. जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, अर्थ से और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इससे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर रहे थे और इसका वेरियस फॉर्म हम अपने लिए यूज़ कर रहे थे ताकि हम इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके और अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म में फिर हम उसे वापस भी लौटा दे रहे थे. और इसी साइकिल को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी साइकिल को हम लोग बायोजियो केमिकल साइकिल बोल रहे थे, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइप्स था. पहले हमने वाटर, जो एक बायोजियो केमिकल साइकिल है, वाटर साइकिल को हमने कंप्लीट किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि जो अर्थ पे वाटर प्रेजेंट था वो सन्स के हीट के वजह से इवापोरेट हो रहा था, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तो लाइट हो जा रहा था, ऊपर की तरफ मूव कर रहा था. जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वहाँ पे उसको कोल्ड वाला कंडीशन मिल रहा था और उस कोल्डनेस की वजह से वो वाटर आपका टाइनी वाटर ड्रॉपलेट यानी क्लाउड्स में जाके वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जा रहा था. वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट मिल के हैवी वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन करवा दे रहे थे और वो इतना ज़्यादा हैवी हो जा रहा था ना कि वो क्लाउड में स्टे नहीं कर पा रहा था और वही एज अ रैन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे ग्राउंड में फॉल हो रहा था. ओके, तो जहाँ से गया था फिर वापस वाटर वहीं पे आ जा रहा था. तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वाटर साइकिल, जिसमें आपका इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन जैसे प्रोसेस इन्वॉल्व थे. ओके, फिर हमने देखा था नाइट्रोजन साइकिल, जो कि हम क्लास 8 में भी डिटेल्स में पढ़े थे कि हमारे एटमॉस्फेयर में 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उस नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं. उसको यूज़ करने के लिए हमें उसे नाइट्रेट, एमोनियम, नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज करना होता है, जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा बैक्टीरिया जैसे आपका राइजोबियम. ओके, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिक्स करवाता है और इसको प्लांट यूज़ करते हैं और फिर प्लांट से हम लोग इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं और हमारे नाइट्रोजन्स की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा था. ओके, ये सारे प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे थे. ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में एक अच्छे तरीक़ा से हमने कवर किया है. आज के क्लास में हमें स्टार्ट करना है एक नया बायोजियो केमिकल साइकिल और वो क्या है हमारा, वो है हमारा कार्बन साइकिल. आज के क्लास में हम एक नया बायोजियो केमिकल साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारा क्या है, वो है हमारा कार्बन साइकिल. इस फिगर के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है. साइकिल मतलब कोई भी चीज़ एक रोटेशन में, जहाँ से ए से बी बन रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो फिर वापस डी से ए, मतलब जहाँ से जो चीज़ जहाँ से आ रहा है फिर अंत में वहीं पे उसको जाना है.
ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। तो हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जनरली यही पढ़ेंगे कि एबायोटिक और बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कार्बन का ट्रांसफर कैसे होता है। तो जैसे आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इसको ट्रीज यूज कर रहे हैं, ट्रीज के थ्रू आपका एनिमल्स यूज, ये हर्बीवर्स के एनिमल्स के थ्रू हम लोग, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसके थ्रू, फिर ये सारे एनिमल्स अगर डिकम्पोज हो जाते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फॉसिल फ्यूल आपका जब इंडस्ट्रीज वगैरह में बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस एयर में चला ही जा रहा है। तो जहाँ से आ रहा है फिर वापस वहीं पे चला जा रहा है, मतलब एक साइकिल चल रहा है यहाँ पे कार्बन के ट्रांसफर का, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बन साइकिल। यही चीज़ हम लोग डिटेल्स में जो चीज़ आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे वो सारा चीज़ आपको इस फिगर के थ्रू समझाया गया है। ओके, अगर आप इस फिगर को भी अच्छे से देख ले रहे हो, अच्छे से समझ ले रहे हो, तो आज का जो हमारा पूरा क्लास है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ आ जाएगा। जैसे साइकिल मतलब जहाँ से आ रहा है फिर वहीं पर वापस चला जाए, उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। और कार्बन साइकिल मतलब कार्बन साइकिल जहाँ से आ रहा है फिर वापस वहीं पे चला जाए, उसको हम लोग कार्बन साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस फंक्शन होता है ग्रीन प्लांट में, ये आपको पता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट में, ये आपको पता है। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी प्लांट प्रोडक्ट को एनिमल खाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल के अंदर भी जाता है। ठीक है, इस हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाएंगे, लाइक लैंड वगैरह खाएगा। फिर डायरेक्टली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ये इस काउ से भी ले सकते हैं और डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। प्लस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड करते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह जब उसको डिकम्पोज करता है तो डिकम्पोजिशन के टाइम में कार्बन को वो सॉइल में मिक्स होता है और वो कार्बन आपका फॉसिल फ्यूल्स बना देता है, पेट्रोल, डीजल। और ये चीज़ जब हम लोग इंडस्ट्रीज में जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर वापस कहाँ चला जाता है, फिर वापस आपका एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। मतलब एक साइकिल में हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग कार्बन साइकिल बोल रहे थे। यही चीज़ हम लोग आज के क्लास में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। कार्बन इज फाउंड इन अ वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। कार्बन इस अर्थ पे हमने अपने क्लास 9 में केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि इस अर्थ पे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन भी उसमें से एक एलिमेंट्स है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन आपका वर्सटाइल नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है? वर्सटाइल नेचर शो करता है। मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारे फिजिकल फॉर्म में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यही चीज आपको बोला जा रहा है कि कार्बन इज फाउंड इन अ वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। कार्बन वर्सटाइल नेचर शो करता है, ये बहुत सारे फॉर्म्स में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट रहता है। जैसे आप अपने आसपास में देख सकते हो, ये जो ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्रेफाइट होता है, वो भी आपका क्या है? कार्बन कंपाउंड। जो ज्वेलरीज में हम लोग डायमंड यूज करते हैं वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा कार्बन कंपाउंड है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है एक, वो भी हमारा क्या है? कार्बन। एटमॉस्फेयर में हमारा जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो भी एक कार्बन का फॉर्म है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे या फिर बहुत सारे एनिमल्स का जो एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ये सारे एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ये सारा चीज़ आपका कार्बन कंपाउंड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या है आपका? कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि बहुत सारे फिजिकल फॉर्म में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, बहुत सारे फिजिकल फॉर्म में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, लाइक डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ओके,
In the combined state, it is found in the form of carbon dioxide in the in the atmosphere as carbonate and hydrocarbonate salt in a various minerals. कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं. एलिमेंट्री फॉर्म में किस में मिलते हैं? तो एलिमेंट्री फॉर्म में आपका डायमंड में और ग्रेफाइट में मिलते हैं. एलिमेंट्री फॉर्म में कहाँ मिलते हैं? तो डायमंड में मिलते हैं और ग्रेफाइट में मिलते हैं. और कंबाइंड स्टेट में कहाँ पे मिलते हैं? तो कंबाइंड स्टेट में ये हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में आपको कहाँ मिलता है? तो डायमंड में और ग्रेफाइट में. और कंबाइंड फॉर्म में कहाँ मिलता है? तो कंबाइंड फॉर्म में ये हमें हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और एज अ कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट ये बहुत सारे मिनरल्स में मिलते हैं. ठीक है, के फॉर्म में, तो कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में और हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में ये बहुत सारे मिनरल्स में भी आपको मिलते हैं. ओके, all life forms are based on a carbon containing molecules like carbohydrate, fat and vitamins. All the life forms are based on a carbon containing molecules like carbohydrate, fat and vitamins. आपको पता है ना कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन चाहिए. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट हमें एनर्जी देता है, विटामिन हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है और हमें बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स तो चाहिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फैट और विटामिन्स, ये सब कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है. इससे हम बोल सकते हैं कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है वो सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेड रहते हैं, क्योंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जो हमारे लिए इतना ज़्यादा कंपल्सरी है वो कैसा मॉलिक्यूल्स है? तो ये हमारा कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है. ओके, द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम कार्बन सॉल्ट. एंडोस्केलेटन, स्केलेटन हमारे दो टाइप्स का होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है और एक हमारा एक्सोस्केलेटन होता है. जैसे सी सेल में आप एक्सोस्केलेटन देख सकते हो, फिगर नहीं है. जैसे कि आप अगर सी सेल तो आपको पता ही होगा ना, समुद्र के अंदर जो सेल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी सेल. तो उसमें आप देख सकते हो एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का सब एग्जांपल है. ह्यूमन बींग्स के अंदर का स्केलेटन का अंदर में होता है एंडोस्केलेटन, और वो जो सी सेल होता है उसका एक्सोस्केलेटन कहाँ होता है? बाहर में होता है, एक्सोस्केलेटन. तो ये जो हमारा एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, ये काफ़ी टफ होता है. और ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो ये भी हमारा कार्बन सॉल्ट से बना होता है. इट मीन्स यहाँ पे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बताया जा रहा है कि कार्बन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे अर्थ में बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है. एलिमेंट्री फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलता है. एलिमेंट्री आपका डायमंड में और ग्रेफाइट में मिलता है, कंबाइंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है और सॉल्ट के फॉर्म में कौन से सॉल्ट के फॉर्म में मिल रहा था? हाइड्रोकार्बोनेट और कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में भी आपको बहुत सारे मिनरल्स में मिल रहा था. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि कार्बन को कंटेन करते हैं. ओके,
फिर हमने देखा था कि एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं हमारे। एंडोस्केलेटन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक्सोस्केलेटन जो आप सी सेल के अंदर देखेंगे जो काफ़ी टफ होता है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये भी हमारा कार्बन के सॉल्ट से ही बना होता है। ये भी हमारा किससे बना हुआ होता है? कार्बन के सॉल्ट से ही बना होता है। ओके, तो कार्बन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और ये कितने फॉर्म में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमें ये स्लाइड से समझ आ गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, यानी कार्बन का इंटरेक्शन लिविंग नॉन लिविंग थिंग यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में कैसे होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, तो इस कार्बन साइकिल को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा क्या है? एक है हमारा बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल और दूसरा है हमारा जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। और कार्बन साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल और दूसरा हमारा क्या है? जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में हम देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कार्बन कैसे ट्रांसफर होता है, और जियोलॉजिकल साइकिल में हम देखेंगे कि एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स में कार्बन कैसे ट्रांसफर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में हमारा मेन इंटेंशन क्या है? यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में कार्बन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। और इसमें हम कौन सा प्रोसेस को पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस किसके हेल्प से होता है? कार्बन के हेल्प से। अब यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे, जो कि आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे। ओके, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में सन का लाइट आता है, सनलाइट, एरो के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सनलाइट को। ओके, सनलाइट आता है। इस लाइट को हमारे जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स, जिसे हम लोग ग्रीन प्लांट बोलते हैं। ग्रीन प्लांट को ही ना हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स। तो सनलाइट आता है, इस सनलाइट को ऑटोट्रॉप्स यानी ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? इसको ग्रीन प्लांट का जो ग्रीन लीव्स होता है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो ये ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, इसी पिगमेंट के हेल्प से ये जो सनलाइट होता है उसको लीव्स क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद वो क्या करते हैं? इसको ट्रैप कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसको ग्रीन प्लांट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और वाटर। जैसे ग्रीन प्लांट क्या करता है? ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, सॉइल से वाटर को लेता है। ठीक है, सॉइल से वाटर को ले लेगा और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और फिर सन से सन का लाइट लेगा क्लोरोफिल के हेल्प से, और क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर देगा? इसको कंबाइन करवा के ग्लूकोज का यानी प्लांट के फूड की फॉर्मेशन करवा देता है। ओके, क्या होता है यहाँ पे?
क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म्ड होता है। फोटोसिंथेसिस फंक्शन आपका कैसे होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको प्लांट लेता है और वाटर को सॉइल के थ्रू रूट से एब्जॉर्ब करता है, फिर सनलाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ट्रैप करता है और क्या करता है कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसी वो ग्लूकोज के फॉर्म में आपका प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाते हैं। अब आपका क्या होता है, अब आपका रुकिए पहले इरेज कर दे इसको। अब आपका क्या होगा, ग्रीन प्लांट तो सबको समझ में आ रहा है, ऑटोट्रॉप्स है ये भी तो सबको पता है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट हियर। अब आपका क्या होगा, अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर आ गया। अब कोई हर्बीवोर्स आएगा, कोई काऊ आएगा वो प्लांट प्रोडक्ट को खाएगा। इस काऊ को आपका मान लो कोई लैंड खा लिया, फिर आपका जो ह्यूमन बींग्स आएंगे वो डायरेक्टली भी इस प्लांट को क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली भी इस प्लांट को खा सकते हैं ह्यूमन बींग्स, या फिर काऊ के थ्रू ये लोग ले सकते हैं। I have to erase it to make it very clear. देखिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से एटमॉस्फेरिक कार्बन को प्लांट अपने अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता। अब इस ग्लूकोज को कोई हर्बीवोर्स आएगा, कोई काऊ आएगा और प्लांट को डायरेक्टली उसको ईट करेंगे, फिर काऊ को कार्निवोर्स करेगा, तो फिर वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपका हर्बीवोर्स में भी गया, कार्निवोर्स में भी गया, फिर ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली भी प्लांट प्रोडक्ट को खा सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो हर्बीवोर्स को भी खा के काऊ के प्रोडक्ट को भी खा के वो लोग कार्बन को कंटेन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फूड चैन में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे फूड चैन में एंटर करता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। ओके तो ये चीज हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम लोगों ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करवाया। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक नया स्लाइड के थ्रू काऊ के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लैंड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, तो अब तो कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग बींग्स से अंदर आ गया, लेकिन कार्बन आपका लिविंग बींग्स के अंदर आ गया, लेकिन हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर ये जहाँ से आया था इसको वापस वहीं पे भेजना था, तब जाके ना साइकिल कंप्लीट होगा। अब क्या होगा कि अब देखिए, अब यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो हमने लिविंग और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर एंटर किया, फिर हम लोग एक्सहेलेशन प्रोसेस करेंगे, ब्रीदिंग का जो एक्सहेलेशन करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रहा है ना। और उसके साथ साथ तो ऐसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, फिर उसको हम लोग रिलीज भी कर दिए, तो एक कार्बन साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा एक ऐसा तरीका होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो कभी ना कभी तो डेड करते हैं, कभी ना कभी तो मरते हैं ना। मरने के बाद वहाँ पे डिकम्पोजर, मान लो कोई आपका क्या है ट्री आपका हुआ, या फिर डेड ट्री, ह्यूमन बींग्स
अगर मर जाएंगे तो यहाँ पे डिकम्पोजर, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, डिकम्पोजर यहाँ पे एक्ट करेंगे, डिकम्पोजर यहाँ पे एक्ट करेंगे ना, और डिकम्पोजर यहाँ पे एक्ट करेंगे, और एक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, एक्ट करने के बाद वो आपका कहाँ गया, डिकम्पोजर यहाँ पे एक्ट करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करवा के वो कार्बन को फिर से सॉइल में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो फिर जैसे हमने एबायोटिक कंपोनेंट से कार्बन को लिया था, तो फिर हमने उसे वापस दे भी दिया। तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हम लोगों ने कार्बन साइकिल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल, जो हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कार्बन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये वेरियस फॉर्म में भी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्री फॉर्म में ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, एलिमेंट्री फॉर्म में एज अ ग्रेफाइट डायमंड एग्जिस्ट कर रहा था। कंबाइंड फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। सॉल्ट के फॉर्म में हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में सॉल्ट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा था। प्लस जितने भी एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन है वो सारे कार्बन सॉल्ट से आपका बना हुआ था। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ये सारा हमने देखा। फिर हमने बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को फोटोसिंथेसिस के हेल्प से लिविंग बींग्स के अंदर फिक्स करते हैं, और वो प्लांट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनगल्फ करते हैं, और वो कार्बन हमारे फूड चेन में एंटर करता है। फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो वो उन पे डिकम्पोजर एक्ट करता है, और वो डिकम्पोजर उस कार्बन को फिर वापस सॉइल में एबायोटिक कंपोनेंट में मिक्स कर देता है। दूसरा एक प्रोसेस था कि जब ब्रीदिंग होता है तो एक्सहेलेशन के टाइम में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में हम लोग उसे रिलीज कर देते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड आई थिंक एक या दो लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।